एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे, फ्लक्स के बारे में जानेंगे। अगेन वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम को स्टडी करने से पहले। अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो बाकियों के साथ भी, ताकि सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच जाए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहले फ्लक्स की, देख लो मुझे तो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट पहले फ्लक्स पे आ जाते हैं। फ्लक्स आपके पास एक नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टी है जो कि यूजुअली आप वेक्टर फील्ड्स में मतलब अप्लाई करते हो। दैट मीन्स अगर मैं पहले डेफिनेशन वाइज जाऊं, सो इट इज अ नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। सो आप देख सकते हो कि फ्लक्स जो है इट इज नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। अब यहां पर आ जाता है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड का मतलब क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक गैस है, तो उस गैस में मॉलिक्यूल्स होंगे। हर किसी मॉलिक्यूल के पास आप एज्यूम कर लो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर हर किसी मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, दैट मींस हर एक मॉलिक्यूल के साथ आप एक वेलोसिटी वेक्टर असाइन करोगे। दैट मींस आपका गैस स्पेस में है, स्पेस में आपके मॉलिक्यूल्स है, हर एक मॉलिक्यूल के साथ आप एक वेलोसिटी वेक्टर असाइन कर रहे हो। दैट मींस आपके स्पेस में बहुत सारे वेलोसिटी वेक्टर्स होंगे, और वो जो आपका स्पेस होगा क्योंकि उसमें वेलोसिटी वेक्टर्स है, आप बोल सकते हो कि वहां पर एक फील्ड आपके पास है, दैट इज वेक्टर फील्ड। और एक एग्जांपल देता हूं, आपके स्पेस में लेट अस एज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपके स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी एक वेक्टर फील्ड है। कैसे? क्योंकि आप स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो हर एक पॉइंट पे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। अगर हर एक पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, दैट मींस अगेन वहां पर आपका जो वो फील्ड है वो आपका वेक्टर फील्ड है। और एक एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस एज्यूम कि आपके स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फील्ड है यहां पे, क्योंकि ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि आपके स्पेस में हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है। बट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है। कहने का मतलब कि स्पेस में हर एक पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास कुछ स्केलर फील्ड्स भी होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, टेंपरेचर। रूम में हर एक पॉइंट पे आप एक टेंपरेचर वैल्यू असाइन कर सकते हो, तो रूम में एक टेंपरेचर फील्ड है। तो फील्ड होगा क्या आपके पास? दैट मींस नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि फील्ड क्या होगा। फील्ड आपके पास एक फंक्शन होता है, और ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके स्पेस में हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू उस पॉइंट पर असाइन कर देगा, वही आपका फील्ड होता है। और अब आपका फील्ड वेक्टर भी हो सकता है, आपका फील्ड स्केलर भी हो सकता है नेचर में, बट अभी फ्लक्स के लिए हम यहां पे वेक्टर फील्ड को स्टडी करते हैं। तो दैट मींस वेक्टर फील्ड के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है कि चलो फ्लक्स तो समझ में आ गया कि इट इज नंबर रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड, लाइक मैग्नेटिक फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आप फ्लक्स को स्टडी करोगे तो तब आप बोलोगे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस एज्यूम कि आपके स्पेस में, लेट अस एज्यूम कि आपके स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपके स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सिंपली पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। चलो मैं और एक रीजन लेता हूं, उस रीजन में भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरीके से अगेन पैरेलल लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। फर्क क्या है? फर्क क्या है यहां पे? यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास जो यहां पे फील्ड लाइंस है ये क्लोजली स्पेस्ड है, बट यहां पर जो आपके पास फील्ड लाइन है इनके बीच का स्पेसिंग बढ़ गया है। दैट मींस इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो कम होगा, इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन। तो अभी तक कहीं पे डाउट होना नहीं चाहिए। अब और एक चीज समझो, अगर मैं यहां पे एक रेक्टेंगुलर शीट ले लूं, अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर शीट ले लूं, मैंने ले लिया एक रेक्टेंगुलर शीट, इस रेक्टेंगुलर शीट के थ्रू कितनी लाइंस जा रही है? 2 लाइंस, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन का क्या है? ज्यादा। इसी रेक्टेंगुलर शीट को मैं आगे ट्रांसलेट करता हूं, इसी रेक्टेंगुलर शीट को मैं आगे ट्रांसलेट करता हूं, ये देख लो, इसी रेक्टेंगुलर शीट को मैंने आगे ट्रांसलेट कर दिया। अब जरा समझो, यहां पे इस रेक्टेंगुलर, सेम रेक्टेंगुलर शीट के थ्रू कितनी लाइंस जा रही है? सिर्फ एक, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कम है। कहने का मतलब आप समझो, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो आपके पास नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया आर 2। सेम एरिया के थ्रू यहां पे कितनी लाइन जा रही है, एक। दैट मींस यहां पर आपका फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे ज्यादा लाइंस इस एरिया के थ्रू जा रही है। लेट अस एज्यूम कि आपके पास ये यूनिट एरिया है, ये आपके पास यूनिट एरिया है। लेट अस एज्यूम अगेन ये आपके पास यूनिट एरिया है। जरा देख लो, इस यूनिट एरिया के थ्रू कितनी लाइन जा रही है, 2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। इस यूनिट एरिया के थ्रू कितनी लाइन जा रही है, एक ही तो जा रही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं बोल सकता हूं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। अब देख लो, जब आप डेंसिटी सुनते हो ना तो आपको लगता है कि ठीक है वॉल्यूम वाइज बात होगी, नहीं, यहां पे एरिया वाइज बात हो रही है। मैं लिख सकता हूं यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली। पासिंग परपेंडिकुलरली क्यों, क्योंकि यहां पर ये लाइंस इस एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट कर रही है, यहां पर ये लाइन परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट कर रही है। मैंने यहां कोई एंगल वगैरह डिफाइन नहीं किया, करेंगे आगे डिफाइन, बट अभी के लिए हम लाइंस को पेपर के थ्रू, हम लाइंस को एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली पास कर रहे हैं, वो पेनिट्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली 90 डिग्री एंगल पे। तो इसीलिए मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली डिवाइडेड बाय, आप यहां पे पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखते हो। अब मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया को चलो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया को यहां ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो E इंटू एस प्रोडक्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली। तो इसको मैं यहां पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ पासिंग परपेंडिकुलरली लिख सकता हूं ना। अब यहां पर लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप इक्वालिटी से रिप्लेस कर लो और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 के बराबर ले लो ऐसा यूनिट के हिसाब से। तो आप बोल सकते हो ना कि आपके पास जो ES है इट इज इक्वल टू, यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किसके बराबर लिया, 1 के बराबर। ये जो आपके पास होता है ना नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू योर गिवन एरिया, इसी को आप फ्लक्स कहते हो, इसी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हो, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो phi E से। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, फ्लक्स का ये डेफिनेशन जो है ये सिर्फ एप्लीकेबल है उन फील्ड लाइंस के लिए जो परपेंडिकुलरली आपके एरिया के थ्रू जा रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए आप यहां पे यूज कर सकते हो। ये डेफिनेशन फ्लक्स का सिर्फ आप उन लाइंस के लिए यूज कर सकते हो जो ना आपके एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट कर रहे हैं। अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी एंगल पे पेनिट्रेट करेगा आपके एरिया के, तब आप ये डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते हो। तब क्या करेंगे वो अभी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे पहले समझ लो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E इंटू एस होता है, वो E इंटू एस होता है। अब आप सोचोगे कि फ्लक्स तो अभी हमने देखा कि वहां पर कुछ वेक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होते थे, ठीक है, वापस आ जाओ डायग्राम पे, देख लो यहां पर इस पॉइंट पे आपका ये फील्ड लाइन पेनिट्रेट कर रहा है, देख लो इस पॉइंट पे पेनिट्रेट कर रहा है, तो ठीक है पेनिट्रेट करा। सिमिलरली इस पॉइंट पे पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेट हो गया। अच्छा, जिस पॉइंट पे आपका यहां पे पेनिट्रेट कर रहा है, यहां पर इसी पॉइंट पे आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो देख लो मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। सिमिलरली यहां पर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। दैट मींस अगर मैं इस शीट को, क्योंकि अभी ये जो शीट आपके पास ये ऐसे है, अगर मैं इस शीट को थोड़ा टिल्ट करूं ना, टिल्ट करने पे आपको कुछ इमेज ऐसी मिलेगी। ये देख लो टिल्ट मैं कर रहा हूं इसको, दैट मींस अभी तो आपको शीट ऐसे दिख रहा है, मतलब अभी शीट आपका ऐसे कुछ है। अब इसी शीट को मैं यहां पे टिल्ट कर रहा हूं, तो टिल्ट करने पे क्या आप देखोगे कि यहां पर आप हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो। हाँ, मैंने डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने रिवर्स कर दिया ताकि आपको समझ में आए। अब एक बार समझो इसको, आपका जो ये शीट है ना, इस शीट पे डिफरेंट वेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं। ये डिफरेंट वेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फ्लक्स रिलेटेड टू दिस एरिया।
ये जो डिफरेंट वेक्टर्स यहां पर है ना, यही कॉन्स्टिट्यूट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस एरिया। अब आप सोचोगे कि ठीक है, यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, हम तो इन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, हमें देखना है कि कितने वेक्टर्स यहां से निकलेंगे, कितने वेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं सरफेस से, वही आपके सरफेस के रिलेटेड फ्लक्स होगा। बट जितने वेक्टर्स यहां पे इमर्ज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली डिपेंड करेगा ना कि कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, क्योंकि ये वेक्टर्स एग्जैक्टली जो आपके पास होते हैं ना, ये आपकी फील्ड लाइन में होते हैं। कहने का मतलब यहां पर मैंने 2 वेक्टर्स ड्रॉ किए, तो इस एरिया के थ्रू कितने लाइंस ऑफ फोर्स गए, 2, मगर 2 वेक्टर्स तो ड्रॉ किए ना, दैट मींस इस सरफेस के थ्रू आप देख रहे हो या इस सरफेस से 2 वेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं, तो इसके लिए फ्लक्स अगर आप देखोगे इन 2 वेक्टर्स की वजह से है। मगर इन 2 वेक्टर्स की बजाय मैं ये बोल सकता हूं ना कि 2 लाइंस की वजह से फ्लक्स है, क्योंकि ये 2 वेक्टर जो है ये आप ड्रॉ तो कर रहे हो पॉइंट पे, ये तो डिफाइन कर रहे हैं फ्लक्स को, मगर इन वेक्टर्स के थ्रू ही आपकी लाइन जा रही है ना। इसीलिए ये बोलना गलत नहीं होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी तक हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन तो फ्लक्स का देखा, तो मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू E इंटू एस। और ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपका एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा यहां पे समझो, ये डेफिनेशन आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो, ये डेफिनेशन सिर्फ आप तब यूज कर सकते हो जब आपके लाइंस ऑफ फोर्स आपके एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली जा रहे होंगे। परपेंडिकुलरली कहने का मतलब क्या है, जरा डायग्रामेटिकली देखते हैं। लेट अस अज्यूम आपके पास ये एरिया है, लेट अस अज्यूम ये आपके पास एरिया है, और ये जो आपके पास शीट है, इस शीट का एरिया आपके पास एस है। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इस शीट पर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। चलो एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल टू दिस शीट। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। और एरिया वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इट इज एस टाइम्स एन कैप, और ये एस और ये एस आपका सेम है, ये एस और ये एस आपका सेम है। अब देख लो, जब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके शीट को परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके पास होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आपके पास होगा वो कुछ इस स्टाइल का होगा, वो कुछ इस स्टाइल का होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जरा एक चीज समझो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख रहे हो कि शीट के थ्रू परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट कर रही है, परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट कर रही है। और जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करता है आपके इसको एरिया को, आप देख रहे हो कि आपका ई वेक्टर और एस वेक्टर जो है वो क्या आ रहे हैं, वो पैरेलल आ रहे हैं, वो कोलिनियर आ रहे हैं, उनके बीच का एंगल 0 है यहां पे। दैट मींस यहां पर आपके पास जो ई वेक्टर और एस वेक्टर है, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे, तब जाके आप ये चीज डिफाइन करते हो। दैट मींस ये डेफिनेशन आप सिर्फ तब यूज करोगे जब आपके पास ई वेक्टर जो होगा इट विल बी कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू एस वेक्टर। तो हो गया ना पहला पॉइंट। अब जरा दूसरा पॉइंट देख लो। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहां पे लूंगा, बट वो परपेंडिकुलर टू एरिया नहीं जाएगा, वो किसी एंगल पे यहां पर जाएगा, किसी एंगल पे जाएगा। जरा देख लो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और अब आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो यहां पर है, आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ये एक एंगल पे यहां पर क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो यहां पर आपके पास ये थीटा एंगल आ जाएगा। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझो, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कोलिनियर नहीं है एस वेक्टर के, बट अब आप क्या कर सकते हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर सकते हो ना 2 कंपोनेंट्स में। तो चलो रिजॉल्व करते हैं 2 कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये भी थीटा होगा, तो आप बोल सकते हो कि ये आपके पास ई साइन थीटा होगा। अच्छा ये क्या फिर होगा, ये आपका ई कॉस थीटा होगा। अब जरा देख लो, यहां पर जो आपके पास ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ना, ये कोलिनियर एस वेक्टर के आ रहा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये रेस्पॉन्सिबल होगा, ये अकाउंट करेगा फॉर फ्लक्स। बट ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये आपके सरफेस के पैरेलल जा रहा है, ये फ्लक्स को यहां पे अकाउंट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एरिया के थ्रू पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा है, तो ये यहां पर फ्लक्स को अकाउंट नहीं करेगा। ई कॉस थीटा आपके फ्लक्स को यहां पर अकाउंट करेगा। तो अगेन मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन लिखूंगा,
बट इस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लूं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना होगा विच इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। कौन सा कंपोनेंट पैरेलल टू एरिया वेक्टर है? ई कॉस थीटा। तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर ई कॉस थीटा लिखने वाला हूं। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये तो आपके पास मैग्नीट्यूड है ना आपके एरिया वेक्टर का, वो तो ऐसे ही रहेगा ना, वो चेंज मत होगा, तो मैं यहां पर एस लिख रहा हूं। फर्दर मैं लिख सकता हूं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं ना मैं ई एस कॉस थीटा। अच्छा, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं ना कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज इक्वल टू ई वेक्टर मॉड, फिर मैं लिखने वाला हूं यहां पे एस वेक्टर मॉड, और मैं लिखने वाला हूं कॉस थीटा। अच्छा, आप देख लो दो वेक्टर्स है और आप देख रहे हो कि कोसाइन का स्टाइल है, तो यहां पर इन दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन फॉर डॉट प्रोडक्ट है। दैट मींस आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास जो है इट इज सिंपली इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये फिर आपका एक्चुअल डेफिनेशन क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किसी भी एंगल के लिए, वेदर अब आपका फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली जा रहा है आपके एरिया के थ्रू, या आपका फील्ड किसी एंगल पे जा रहा है आपके एरिया के थ्रू, इस डेफिनेशन को आप यूज करोगे टू इवैल्यूएट द फ्लक्स। और थीटा एंगल जो आपके पास है, थीटा एंगल जो आपके पास है, इस पर थोड़ा फोकस करो। ये एंगल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। तो थीटा यहां पर आपका एंगल होता है बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। हम तो इसको अगले वीडियो में और कंटिन्यू करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए आपका जो फाई ई है वो ई डॉट एस आ गया। जरा देख लो, दो वेक्टर्स का जब डॉट करते हो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बात करूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या होता है? सो यूनिट की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज कूलम होता है, तो मैं लिख सकता हूं न्यूटन पर कूलम। अच्छा, जरा देख लो, एरिया क्या होता है? एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहां पे यूनिट है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहां पे यूनिट है। अगर डायमेंशन की बात करें, अगर डायमेंशन की यहां पर बात करूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशन की मैं बात करूं, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। इसको मेमोराइज करो, फोर्स का डायमेंशन हमेशा मेमोराइज करके रखा करो, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह पे यूज होता रहता है। अच्छा, यहां पर मीटर के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ये तो एल स्क्वायर का डायमेंशन आएगा। अच्छा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80 एट एम्पियर टाइम। तो कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास आ जाएगा, यहां पे m तो अपनी जगह पे रहेगा, l का यहां पर आपके पास क्यूब आ जाएगा, t रेज पावर -3 आ जाएगा, a रेज पावर यहां -1 आ जाएगा। ये आपके फ्लक्स का डायमेंशन आ गया। तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पर है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फ्लक्स को और अच्छे से जानेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर तो एंगल थीटा आ गया। इस थीटा को 0 से 90 वैरी करेंगे, फिर 90 से 180 वैरी करेंगे, पॉजिटिव फ्लक्स जानेंगे, नेगेटिव फ्लक्स जानेंगे। बट आज इस वीडियो में इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।